बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स। वेलकम आप सभी का। अब तक हम 6 यूनिट जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं आउट ऑफ 10। आज हम 7th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो इसके बारे में बात करेंगे। सॉलिड तो आपका पता ही है, फ्लूइड किसको बोलते हैं। फ्लूइड एक कंबाइंड नेम है आपके पास लिक्विड और गैस के लिए। दैट सब्सटेंस विच बिगिंस टू फ्लो, उसको फ्लूइड बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। फ्लूइड किसको बोला जाएगा? दैट substances which begins to flow, liquid as well as gases। ओके, लिक्विड और गैस जो है दोनों इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका इंट्रो कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जो स्टेट ऑफ मैटर है, वैसे तो ये केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ लेते हैं सभी बातें। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। कितनी स्टेट ऑफ मैटर होती? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग जो है आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है, सर लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होते हैं, ठीक है। सॉलिड किसको बोलते हैं? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम क्या? सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की जो शेप होती है वो कंटेनर के हिसाब से शेप लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। बट टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर in which it is placed। मीन्स बात ये बेटा, इसकी जो है शेप वो डेफिनेट नहीं होती। जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ये ले लेता है, उसको बोलते हैं लिक्विड। सॉलिड में क्या होते हैं? पार्टिकल जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं। इंटरएटॉमिक या इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बिल्कुल टाइट होता है, ठीक है। लो पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में क्या होता है? फोर्स थोड़ा सा वीक होता है। थर्ड आता है गैस। गैस में क्या होता है? पार्टिकल आपसे मैंने पढ़ा, बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं। ना तो इसके अंदर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो डेफिनेट शेप होती, ना ही वॉल्यूम होता है, उसको बोलते हैं गैस, ठीक है। पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के इन बिटवीन बहुत ज़्यादा वीक होता है। ओके, तो ये था इसके बारे में जो हमने बेसिक सा समझा। अब आपको एक चीज़ पढ़नी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड रिजिड। सॉलिड और रिजिड आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता इनमें डिफरेंस क्या होता है फिर कोई फायदा नहीं। सॉलिड और रिजिड क्या होते हैं बेटा? देखो शहबाज, देखने में तो दोनों एक जैसे नजर आते हैं। ये सॉलिड है, ये रिजिड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये सॉलिड है ये रिजिड है? हमें तो नहीं पता लग रहा। देखने से दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, दोनों पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल जो हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, इन पार्टिकल की अगर डिस्टेंस सेम रहती है, सपोज फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल remains unchanged in case of rigid body, but distance vary or changes in case of solid under the action of external force। तो ये था इसके बारे में। जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, अगर पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है वो वेरी ना करे, ठीक है। शेप चेंज हो सकती है बट पार्टिकल की जो डिस्टेंस है ना वो एज इट इज़ रहेगी, तो वो होगा रिजिड। अगर पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो रही है इंटरनल पार्टिकल की, एटम्स मॉलिक्यूल्स की,
तब उस केस में जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, आपके पास किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड का। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस। और रिजिड बॉडी वैसे तो अगर बात करें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ, वैसे अज्यूम की जाती है। ठीक है, अज्यूम तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में, इसलिए इसको अज्यूम किया जाता है। उसके बाद जो सॉलिड है इसकी दो टाइप होती हैं जो हम पढ़ते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन। एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन, है इसको बोलते हैं अमरफस। ठीक है, दोनों में है कि इसके अंदर होता है बेटा रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, रेगुलर अरेंजमेंट। इसके अंदर हैविंग नो रेगुलर अरेंजमेंट, या फिर बोल सकते हो रेगुलर अरेंजमेंट अप टू ए लिमिट, नो रेगुलर अरेंजमेंट। कुछ ये जो है ना, कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक तो हो सकता है रेगुलर, लेकिन उसके बाद रेगुलर नहीं हो पाता। अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ, आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो है आपके पास जो पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक रेगुलर, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगर यही नॉन क्रिस्टलाइन की अगर बात की जाए, सपोज ये है, यहाँ से इस टाइप से हो गया, फिर मीन्स एक पर्टिकुलर जो है अरेंजमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा आपसे, तो इसको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमरफस सॉलिड। ठीक है, इन सॉलिड को ऐसे लिखा जाता है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी चैप्टर हमें पढ़ना है। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको बोला जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, इन सभी के बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो देखिए सिलेबस, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, some important terms related to elasticity। इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी यूनिट है बेटा ये जो हम कर रहे हैं। some important terms related to इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। किसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स देखिए शाबाश, इस किसको बोलते हैं? when an external force is applied on an object changes the configuration of that object, either in the shape, volume or length of an object, then such type of external force is termed as deforming force। इसको deforming force बोला गया, is termed as deforming force। अब हम इस पूरे चैप्टर में एक्सटर्नल फोर्स ना बोलकर उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ अगर चेंज होती है तभी उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, अदरवाइज डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, शेप अगर चेंज नहीं हो रही, लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं, फोर्स आपने अप्लाई किया बट देयर इज नो चेंज इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, देन वी कैन नॉट कॉल इट डिफॉर्मिंग फोर्स, वी सिंपली कॉल इट एक्सटर्नल फोर्स। ओके, after that we are discussing about elasticity। elasticity क्या है? देखिए सेवस, द फिनोमेना ऑफ, ये फिनोमेना है, कैसा फिनोमेना है? देखिए सेवस, फिनोमेना ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, अब यहाँ बोलते हैं टू रिटेन या रीगेन the
It is defined as a phenomena of an object to retain or regain the configuration after removal the deforming force। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इलास्टिसिटी, उस फिनोमिना को। और जो ऑब्जेक्ट ऐसे फिनोमिना शो करते हैं उनको हम बोलेंगे इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, लाइक बैलून, बैलून में आप एयर फिल कर रहे हो, जैसे आप वहाँ से फिल कर रहे थे, जैसे आपने वहाँ से बंद किया फिल करना, तो एयर रिलीज हो रही है, मीन्स वो दोबारा अपनी कोशिश कर रहा है कि उसी पोजीशन में दोबारा लौट आए, तो उसको, उस फिनोमिना को बोलेंगे इलास्टिसिटी। और जो ऑब्जेक्ट ऐसा शो करते हैं, जो पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट, उनको क्या बोलते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आता है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? दोज ऑब्जेक्ट which regain, those objects which regains their original configuration completely after removal the deforming force, after removal the deforming force are called perfectly elastic body। इसको perfectly elastic body बोलते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल होंगे, क्वार्ट्ज है, ठीक है, फॉस्फर, ब्रॉन्ज है, these are the example of perfectly elastic body। फिर आता है एक टॉपिक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल कन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, जहाँ तक चला गया स्प्रिंग है, स्प्रिंग कुछ हद तक तो क्या करता है, अपनी पोजीशन को रिगेन करता है, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ तक मैक्सिमम लिमिट हो जाती है उसकी, उसके बाद भी अगर आप स्प्रिंग को बियॉन्ड द लिमिट अगर खींचेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जिनकी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, बियॉन्ड द लिमिट अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को रिगेन ना कर पाएँ तो उनको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मड है, ओटी है, या फिर आप बोल सकते हो पैराफिन वैक्स है, ये सभी जो एग्जांपल है किसके हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये सभी एग्जांपल है किसके, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। उसके बाद एक टॉपिक आता है इसके अंदर स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स आप समझ रहे हो तनाव। ओके, जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स एक टाइप से इसको बोला गया है, स्ट्रेस उसी पे डिपेंड करती है। जैसे अपने प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर होता है सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर जो स्ट्रेस क्या होगा, वो भी सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन वो होता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके एटम मॉलिक्यूल एक इंटरनल फोर्स लगाते हैं जो उसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस। तो देखिए इसे बस डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस किसको बोला गया है। स्ट्रेस को आप लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स
पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा इंटरनल, तो स्ट्रेस को सिंपल स्ट्रेस से ही लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा स्ट्रेस का, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उस केस में आप लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन एरिया। ये किस केस में रहेगा? ओनली इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है तो आप बोलोगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने स्ट्रेस तक पढ़ा। आगे हम इसके टाइप डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस जो होता है कितने टाइप है, और फिर स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखिए स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये इसके बारे में पढ़ा। स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की? जो फोर्स की यूनिट होती है क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन की बजाय आ जाएगा सर डाइन, और मीटर की बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होगी सीजीएस यूनिट। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा जो प्रेशर का होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का m1 L1 T-2, और एरिया के लिए हम क्या करते हैं L2। क्या हुआ? m1 L-1 T-2। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये था स्ट्रेस के बारे में। अब देखिए शाबाश हम बात करते हैं इसकी टाइप। तो देखिए शाबाश एक बार मैं इसके टाइप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, कितने टाइप है, कैसे आपको बताना है इसके बारे में। तो ये सभी हम क्लियर कर लेते हैं। तो उसके बाद हम स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। देखिए शाबाश, स्ट्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस, और एक आपके पास है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो समझना, सबसे पहले तो आपको किसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, किसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। उसके बाद फर्दर इनकी दो कैटेगरी, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस जो है फर्दर इसको एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये था इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में, ऑल अबाउट स्ट्रेस। ठीक है, सबसे जो कॉमन सी जो बात है वो इनके इन बिटवीन वही है, स्ट्रेस कोई भी हो यूनिट होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, तो देखिए इसे बस इसको डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस क्या होगी? यूनिट सभी की सेम जितनी मैंने लिखी है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी? इफ द deforming force act normal to the area। अगर फोर्स जो है डिफॉर्मिंग फोर्स वो नॉर्मली एक्ट हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल एक्ट होगा, 90 डिग्री पे एक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। इफ द फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल टू द एरिया, अगर एरिया के वो टेंजेंशियल एक्ट होता है फोर्स, तब तो बोलेंगे टेंजेंशियल। अगर नॉर्मली 90 डिग्री एक्ट होता है तब बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर क्या है? नॉर्मल मीन्स जो फोर्स होगा 90 डिग्री एक्ट होगा, इन दोनों केसेस में नॉर्मल। अब देखिए बस यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये कोई आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है और फोर्स एक्ट हुआ नॉर्मली 90 डिग्री, यहाँ एंगल आप देख सकते हो दैट इज 90 डिग्री, या वेट आप लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा? इसकी लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा, लेंथ पहले से थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, इसके अंदर आपको लिखना है इफ द फोर्स एक्ट्स normal to the area and due to which
its length increases, due to which its length increases। जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ अगर इंक्रीज हो जाती है फोर्स अप्लाई करने से तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, फॉर्मूला वही, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। इस केस में भी क्या है, इफ द फोर्स एक्ट नॉर्मल टू द एरिया बट डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ यहाँ पर डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लेंथ, और यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ है, बस इतना चीज है। दोनों के दोनों केसेस में जो कॉमन है वो ये है, थीटा जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री टू दैट ऑफ द एरिया। एरिया के 90 डिग्री नॉर्मली फोर्स एक्ट हुआ है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर नॉर्मल। ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल एक्ट होगा, चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, विदाउट एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम, चेंज इन इट्स वॉल्यूम। कैसे होगा, जैसे आप देख सकते हैं जो बुक होती है ना, बुक हो कोई बड़ी सी आपके पास, सपोज यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये सपोज कोई बुक आपके पास, आपने यहाँ फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से देखते हैं तो शेप थोड़ी चेंज हो गई, इसको बोलते हैं आपके पास सीरिंग या टेंजेंशियल। ठीक है, फोर्स यहाँ पर 90 डिग्री ना होकर कैसे अप्लाई किया कि टेंजेंशियल अप्लाई किया है। नॉर्मली अगर अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा, मैं डायग्राम से थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ये शेप थी पहले, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया गया था। जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, एक फेस पे कहीं फोर्स अप्लाई किया गया, तो उस फोर्स से क्या हुआ, इसकी जो शेप थी कुछ चेंज हो गया शेप के अंदर, देख सकते हैं आप। थीटा ये एंगल है, सपोज यहाँ जितना चेंज हुआ फोर्स अप्लाई करने से उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर सीरिंग स्ट्रेस। ठीक है, एक और नाम इसका, उसको बोलते हैं सीरिंग स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये था इन सभी के बारे में। जो कॉमन थिंग वो ये थी कि इनकी यूनिट और डायमेंशन तो सेम है, बट जहाँ फोर्स 90 डिग्री लगेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल की दो टाइप है, टेंसाइल है और सेकंड कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में सब समझ रहे हो, कंप्रेस करना, लेंथ जिसकी डिक्रीज होगी, टेंसाइल में इंक्रीज होगी। ओके, और एक आपके पास है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल या फिर सीरिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो जाए विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग फोर्स एट वन एंड। जो लोअर फेस है वो फिक्स है। ठीक है, यहाँ कुछ चेंज नहीं किया गया, ये जो फेस है क्या है, फिक्स है, फिक्स सरफेस। ओके, तो ये था स्ट्रेस के बारे में जो हमें पढ़ना था। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में कि सर स्ट्रेन क्या होती है, किसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो देखिए सिलेबस दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस। अगर बात करें दोनों एक दूसरे से क्या लिंक, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो हम समझने की कोशिश करें कैसे। देखिए सिलेबस हम बात करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन किसको बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन to the original configuration, ओके, तो इसको बोलेंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ क्या मतलब, कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ मतलब जो लेंथ है, वॉल्यूम है, ठीक है, या उसकी शेप है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी के अंदर सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आइदर चेंज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इस टाइप से चेंज आएगा। तो उसी के बिहाफ पर इसके पार्ट किए गए हैं। वो पार्ट क्या क्या है, एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट मैप यहाँ बना दूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ताकि आप उसको बोलेंगे नहीं। ठीक है, एक बार इसके टाइप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है साथ साथ आप इनके नोट्स भी बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है स्ट्रेन की ये है, स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। ठीक है, चेंज इन
लेंथ, एरिया, वॉल्यूम डिवाइड बाय में ओरिजिनल, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स सेम होगा। चेंज अगर लेंथ में तो डिवाइड बाय लेंथ, चेंज अगर एरिया में तो डिवाइड बाय एरिया, चेंज वॉल्यूम में तो वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये देखो मीटर बाय मीटर कैंसिल, एरिया मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। मीन्स ये क्या, स्ट्रेन जो है ना बेटा, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ा भी था आपने कि ऐसे कौन से क्वांटिटी है जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते, तो वो स्ट्रेन है। ठीक है, अब हम इसकी टाइप करते हैं, टाइप क्या क्या। ठीक है, टाइप मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ स्ट्रेन की। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ मैंने लिखा शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखिए शेयरिंग स्ट्रेन को टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन। ओके, क्लियर कर लेते हैं। इफ द स्ट्रेस, ड्यू टू स्ट्रेस बोल सकते हो, इफ ड्यू टू स्ट्रेस, या आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ change in length to that of original length, to that of original length is called longitudinal strain। इसको longitudinal strain बोलेंगे। longitudinal strain का फॉर्मूला होगा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ। ठीक है, डायग्राम अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर करूँ तो इस टाइप से होगा। सपोज यहाँ पर ये आपके पास लेंथ है एल, यहाँ फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बाई एल, वो फोर्स अप्लाई करने से। ठीक है, और फोर्स भी कहाँ अप्लाई किया गया, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स यहाँ अप्लाई किया गया, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक में भी कौन सा फोर्स है, नॉर्मल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, इट इज डिफाइंड as the ratio of change in volume divided by original volume, divided by original volume। तो इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी। ये भी क्या होगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी क्या है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। इनका हम फर्दर यूज करेंगे। यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, या फिर रिजिडिटी है, तो उनके केस में किस टाइप से यूज होंगे उनके बारे में बात करेंगे। दोनों यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। ठीक है, यूनिट नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम में मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन कैसे होगी, जो भी डायग्राम यहाँ बनाया था आपको क्लियर करवाया था वो इस टाइप से था। यहाँ जैसे ही चेंज आएगा ना फोर्स अप्लाई करने से, क्या होता है, इसकी शेप चेंज हुई थी ओनली। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर करके दिखाऊं तो यहाँ से क्या हुआ था, इसकी जो शेप थी उसके अंदर चेंज आ रही। ठीक है, ये थीटा एंगल था, ये सपोज डेल्टा एल, यहाँ पर स्मॉल चेंज, ये लेंथ है, एल बी द साइड ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर इसको थीटा से लिखते हैं, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई किया गया है एक सरफेस पे, लोअर फिक्स है, तो ये जो स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुई है, सच टाइप ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल बाई एल। जैसे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आप पढ़ते हो, तो एक टाइप से जो है ये आपके पास आर्क हुई और ये रेडियस हुई, एल लेंथ जो यहाँ पर लिखी गई। सभी जितने भी हमने अभी इसकी टाइप पढ़ी सभी क्या यूनिटलेस है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो उनके बेटा डायमेंशन ना ही यूनिट, ये चीज़ कॉमन थी तीनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और फिर आपने शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। तो तीनों क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। तो आज का जो लेक्चर था ये यहाँ क्लियर हुआ होगा आप सभी को, स्ट्रेस क्या होती है सर, स्ट्रेन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक इलास्टिक लिमिट होती है, किसको बोलते हैं सर, इलास्टिक लिमिट, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए सर बस इलास्टिक लिमिट किसको बोलते हैं सर? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट इज दैट अपर लिमिट या दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स इट इज डिफाइंड एज दैट maximum value of force, that maximum value of deforming force up to which when the deforming force is removed, then body can regain its original configuration, but beyond the limit the body get permanent deformed, परमानेंट डिफॉर्म का मतलब उसके बाद वो अपनी बॉडी अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को, लिमिट को क्या बोला गया है यहाँ पर? सेफ लिमिट या फिर यहाँ पर इलास्टिक लिमिट का नाम दिया है। स्प्रिंग आपने देखा होगा ना डेली लाइफ में, एग्जाम्पल हम बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी जो टाइप, आज इन सभी के बारे में क्लियर करेंगे। ओके तो अब तक जो हमने किया उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की हमने टाइप की है। स्ट्रेस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, नॉर्मल स्ट्रेस और एक था टेंजेंशियल। नॉर्मल की फिर से हमने दो टाइप की है, ठीक है, टेंसाइल और एक था कंप्रेस। कॉमन थिंग वो ये थी कि यहाँ जो एंगल था थीटा वो 90 डिग्री था, नॉर्मल टू द एरिया, और टेंजेंशियल में जो फोर्स था वो टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंशियल का एक और नाम होता है, वो होता है सीरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की। फिर हमने स्ट्रेन के बारे में जाना। स्ट्रेन क्या है सर, इसके बारे में जाना। ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल को स्ट्रेन बोलते हैं। फॉर्मूला पढ़ा हमने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किया, और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में जाना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और फिर हमने सीरिंग स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस सभी, और ये जो है सेम यूनिट है इन सभी की। और वो क्या है, आप इनको पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। यूनिट जो आप पास्कल में भी बोल सकते हो, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो SI के अंदर, ठीक है। तो ये इसके बारे में। आपका जो लेक्चर जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है हुक्स लॉ। क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्ट्रेस अप्लाइड, ऐसा बोल सकते, स्ट्रेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional, देखिए शाबाश, अब तक जो हमने पढ़ा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा सकते हो जिसको आप E लिख सकते हो। E क्या है? E है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस E को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ख़ास बात क्या है, ये है कि ये जो E है डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जो हुक्स लॉ ने बताया विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और जो E जो है इसकी यूनिट जो है वो सेम होगी जो स्ट्रेस की होगी, ठीक है। पास्कल आप उसको बोल सकते हो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट रहेगी। अब हम इसके टाइप के बारे में बात करते हैं कि सर क्या क्या टाइप इसकी हो सकती है,
क्या क्या टाइप पॉसिबल है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफली किस टाइप से इसकी टाइप। तो देखिए सिलेबस ई जो है इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। कैसे किया गया वो देख लीजिए सिलेबस। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी 3 टाइप है बेटा। क्या क्या है मैं बता दूं, वाई, ये है आपके पास बी, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, ये वाई मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और कैपिटल जी क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो कंफ्यूज मत होना, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये 3 टाइप। इसी के अंदर हम एक कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म आएगी, वो भी यहीं डिस्कस करेंगे किस टाइप से होगा, ओके। तो सबसे पहले वाई के बारे में बात कर लेते हैं। वाई होता है क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डिफाइंड as the normal stress per unit longitudinal strain, per unit longitudinal strain। जो y होगा, y से तो इसको लिखा जाएगा यंग्स मॉडुलस को, और फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो y को आप लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे होगा, मैं आपको इसका एक बार डायग्राम यहाँ क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। तो ये डायग्राम है, यहाँ देखिए सिलेबस। ये कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ l है, r इसकी रेडियस है। यहाँ फोर्स अप्लाई किया जिससे इसके लेंथ के अंदर चेंज आया, ये चेंज इस लेंथ के अंदर डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर। तो जो फॉर्मूला होगा ना, तो कैसे होगा, नॉर्मल स्ट्रेस मींस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई, ओके। तो ये क्या होगा, एफ एल ई डेल्टा एल। आप इसको ऐसे लिखिए। और एरिया अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो अगर रेडियस गिवन तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ये इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वाई की यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, वही होंगे जो स्ट्रेस के होते हैं। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट और डायमेंशन वही होंगे जो किसके होते हैं, हमारे पास सिंपल स्ट्रेस के होते हैं, ओके। वाई की वैल्यू जो है यंग्स मॉडुलस है, वो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। स्टील के लिए क्या होता है, कॉपर के लिए क्या होता है, वो वैल्यू गिवन रहेगी। और न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपसे पूछ लेगा चेंज इन लेंथ पूछ लिया, स्ट्रेस पूछ लिया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करेंगे वो क्लियर भी आपको हो जाएगा, ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं होगी। तो बात ये है, अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना जो y है, b है, g है, उसकी यूनिट क्या है। वो SI यूनिट में है, CGS में किस में है। अगर वो SI में तो पूरे सिस्टम को SI में ले जाओ, अगर वो CGS में तो पूरे सिस्टम को। मीन्स छोटे जो है उनको बड़े के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बड़ा कौन है यहाँ पर, y जो है यंग्स मॉडुलस, वो क्या बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग इन सभी को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू रबर। कैसे, क्योंकि जो डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल किस में ज़्यादा होगा, रबर के केस में ज़्यादा होगा, स्टील में। स्टील तो कम ही खींचेगा ना, डेल्टा एल नहीं होगा। तो स्टील का डेल्टा एल कम होता है तो वाई ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, एक्सप्लेन वाई। तो आप बताएंगे, कैसे बताएंगे सर, जो डेल्टा एल है ना वो रबर के लिए तो ज़्यादा होगा, चेंज ज़्यादा हो सकता है, स्टील में चेंज कम होगा, कम चेंज होगा तो वाई ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस per unit volumetric strain,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या रहेगा, रिप्रेजेंट करेंगे बी से। फॉर्मूला क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब खास बात क्या है वो ये है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, ये वॉल्यूम 10 वोल्ट पहले भी यहाँ नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है, डेल्टा वी का चेंज आ गया इसके अंदर। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये तो ठीक है फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे अगर वॉल्यूम कम हुआ, तो नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है, वॉल्यूम कम हुआ है। फॉर्मूला क्या, एफ वी ए इंटू डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला होगा बल्क मॉडुलस का। यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, चाहे v है, चाहे y है, चाहे g है, सेम जो e की है मीन्स क्या, जो स्ट्रेस की है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट वही है। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो अच्छा, ये बल्क मॉडुलस हमने लिखा। एक आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर एक बार आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए शहबाज साहब, हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है उसको कैसे, के से लिखते हैं उसको, कंप्रेसिबिलिटी represented by key. It is defined as reciprocal of bulk modulus of, it is reciprocal to that of bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity, k is equal to 1 by p। तो ये इसके अंदर रहेगा, यूनिट डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो बी के होंगे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताएंगे। फिर एक और टाइप रहती थी जो थी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कैपिटल जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये क्या होता है सर, यहाँ बस एक चीज है, यहाँ जो फोर्स है वो नॉर्मल नहीं, ठीक है। ये इट इज डिफाइंड एज दैट ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन। ये तो ठीक है फोर्स अपॉन एरिया होगा, लेकिन ये टेंजेंशियल स्ट्रेन से किससे लिखते, थीटा से। तो ये फॉर्मूला होगा एफ ए थीटा। और थीटा क्या था, अगर आपको याद है तो ये हमने लिखा था डेल्टा एल बाई। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। यूनिट डायमेंशन सब चीज़ें जो हो कॉमन रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये था बेटा किसके अंदर, वाई, बी और जी। अब तक हमने हुक्स लॉ किया। हुक्स लॉ से क्या पढ़ा हमने, विद इन इलास्टिक लिमिट कैपिटल ई निकाला। कैपिटल ई जो था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी 3 टाइप थी, यंग्स, बल्क, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। आपको ऐसे याद रखना है, एक के अंदर सर लेंथ का चेंज था, एक में वॉल्यूम का, और एक में शेप चेंज हुई थी विदाउट एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ से अगर आप ऐसे याद रखोगे स्ट्रेस स्ट्रेन तो ईजिली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए शहबाज, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया स्ट्रेस, एलोंगेशन, परसेंटेज, स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको देखना गिवन क्या क्या है, वो चीज़ें आप लिखेंगे तभी होएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। गिवन क्या क्या है, स्टील रोड है, हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। 100 किलो न्यूटन फोर्स भी गिवन है। स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है यहाँ पर। तो वाई भी गिवन है, यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस किस केस में आता है, सिर्फ लेंथ के केस में, ओके। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 100 किलो न्यूटन, किलो मीन्स 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया। एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का आपको पता है 3.14। रेडियस आपको पता है, रेडियस गिवन है कितनी 10 mm। 10 mm सर अब मीटर में कितना होगा, 10 mm इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ मीटर, मीन्स 10⁻² बेस में पावर है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, आर की, ठीक है। तो आर का स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर। जब आप इस कंप्लीट रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, आप सोल्व कर लेना इसको, 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था आपके पास फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड आपसे पूछा गया चेंज इन लेंथ, डेल्टा है।
तो डेल्टा एल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या फॉर्मूला यूज करना, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस आपने फाइंड आउट कर ली, कोई फोर्स अपॉन एरिया आप नहीं लगाना, आपको ने फाइंड आउट कर लिया है इसको। स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल बाई एल, एल को ऊपर भेज दो। वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितनी 3.18 इंटू 10⁸8, लेंथ कितनी है 1 मीटर। डेल्टा एल आपको फाइंड आउट करना है, जिसको निकालना है उसको एक साइड, तो सबको एक साइड। 3.18 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई वाई कितना है 2.0 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब ये 11 ऊपर जाएगी तो -11 होगी, ये हुआ 10⁻³ इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, इस पे जाएगा पॉइंट, फिर आपके पास कितना हुआ, इस पे जाएगा 1 पे गया, फिर आपके पास 11 हुआ तो 5 पर जाएगा 10, फिर 9। इसको आप लिख सकते हो 1.59 mm। ठीक है, अब ये तो डेल्टा एल हुआ। अब डेल्टा एल बाई एल परसेंटेज पूछा गया, तो डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, परसेंटेज चेंज, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना है, ये 1.59 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। और ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर मीन्स यहाँ पर कितने से डिवाइड, 1000, 20 से 20 कैंसिल, तो यह 0.159%। तो ये आपके पास आंसर था किसका, परसेंटेज स्ट्रेन का। ओके, तो इस टाइप से अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप सोल्व कर देंगे उसको, लेकिन आपको ध्यान रखना सबसे पहले लिखना गिवन क्या क्या है। एक ही चीज़ मिस होगी जो आपको निकालनी होगी, और सभी पैरामीटर गिवन होंगे, तो इनकी हेल्प से आप पूरा आंसर जो है वो निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है 7 यूनिट का, अगर बोलें चैप्टर वाइज, तो हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है 7th यूनिट का। टोटल 10 यूनिट है, इसके अंदर 4-5 चैप्टर होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये उसका एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ओके।